हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो आईटीआर के ऊपर है और आईटीआर को हम किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। और वैसे भी जो आईटीआर भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। तो जिस भी भाई ने अगर अभी तक आईटीआर को फाइल नहीं किया है तो उसके पास अभी भी 4 दिन बचे हुए हैं ताकि वो अपना आईटीआर है वो भर सके। इसके बाद में आप जब भी आईटीआर भरेंगे तो आपको फीस का भुगतान करना पड़ेगा, लेट फी का। हो सकता है कि गवर्नमेंट या आईटीआर डिपार्टमेंट है वो आईटीआर की जो डेट है उसको और बढ़ा दे, लेकिन अगर नहीं बढ़ाए तो आपको लेट फीस देना पड़ेगा। और इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ें आपको मैं क्लियर करके बताऊंगा। जो भी है आपको इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको हर चीज़ क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। और एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे, जो भी भाई वीडियो देखता है तो कमेंट्स अगर करते हैं तो भाई अगर मेरी कोई गलती होती है तभी उस पर आप आपत्ति उठवाएं, नहीं तो आप ऐसे कमेंट ना करें जिससे कि अलग फील हो। तो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप, अगर आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है तो आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सबसे पहले आईटीआर लॉगिन लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके बाद में उसको सर्च करना है, जो फर्स्ट वाली साइट है उसको ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पर इंटर योर यूज़र आईडी, इसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर टाइप करना है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे टिक मार्क करना है और यहाँ पे अपने पासवर्ड को एंटर कर देना है। और इसके बाद में कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अभी आप आईटीआर के साइट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर होम पेज है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, वैसे तो मैंने मेरा आईटीआर फाइल कर दिया है। तो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो इसमें रिवाइज का भी ऑप्शन आ जाता है, और अगर आप फर्स्ट बार भी फाइल करेंगे तो भी आपको सेम ही ऑप्शन नज़र आएंगे। उसमें कोई भी अंतर नहीं है। अगर आपने भर भी दिया होगा, अगर आपसे किसी प्रकार की गलती भी हो जाती है आईटीआर फिल करने में, अगर आप रिवाइज भी करना चाहेंगे तो भी सेम वही, इसमें जो मैं आपको फ्रेश फाइल करते हैं वो सेम स्टेप आपको करनी है। तो हमें सबसे पहले ई फाइल के ऊपर जाना है, वहाँ पे हमें इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि 2023-24 करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पे ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे आएंगे टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप आएंगे आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। सबसे पहले यहीं पर काफ़ी भाइयों को दिक्कत रहती है कि हम आईटीआर 1 फाइल करें, 2 करें। तो इसके लिए मैं आपको डाउट आपका यहीं क्लियर कर देता हूँ। ये इनकम टैक्स की साइट मैंने खोल रखी है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है आईटीआर 1 एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, ये किस किस के लिए लागू है। दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर ए रेजिडेंट other than not ordinary resident individual having total income from any of the following source of to 50 लाख। यानी जिस भाई की इनकम है, जो भी कार्मिक है या जो भी सर्विस करता है, उसकी इनकम 50 लाख के नीचे है। जो सैलरी पर्सन होते हैं उनके लगभग 50 लाख के नीचे ही होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो जिनकी 50 लाख पर ईयर से कम उनकी इनकम है वो आईटीआर 1 को फाइल करेगा। उसमें कौन कौन शामिल है? सैलरी पेंशन, मतलब सैलरी वाला, और जिनको पेंशन मिलती है वो वाले। तो आईटीआर 1 ही हमारे लिए एप्लीकेबल होता है। तो हम यहाँ पर आईटीआर 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कौन सा फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है ये अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। प्रोसीड विथ आईटीआर 1। यहाँ पर आने के बाद में आप लेट्स गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आप किस रीजन के लिए आप आईटीआर को फाइल कर रहे हैं, आपको जो भी ठीक लगता है उसको आप यहाँ पर भर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट स्टेप आ जाती है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं उनको आपको फाइल करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने कुछ बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका नाम है, आधार कार्ड नंबर है, आपकी डीओबी है और पैन कार्ड नंबर है। इनको हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट है।
इसके बाद में नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो इसमें आपकी जो भी एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी मेल आईडी है, ये सब है। इसको आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप जो भी स्टेट गवर्नमेंट के हैं स्टेट गवर्नमेंट चुनिए, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आप उसको चूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद में फिलिंग सेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। देखिए यहाँ पर आपको एक अंतर नजर आएगा। जब आप फ्रेश फाइल करते हैं, जब फर्स्ट बार यानी कि फर्स्ट बार अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो यहाँ पे आपको 139(1) सेलेक्ट करना है। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो 139(5) सेलेक्ट करना है। क्योंकि अब मैं फ्रेश फाइल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें 139(1) को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जबकि ये आगे जाके सबमिट नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने आईटीआर फ्रेश फाइल है वो मैंने ऑलरेडी भर दिया है। तो मैं आपको दिखाने के लिए वहाँ पर 139(1) सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में आपको नीचे आना है। यहाँ पे आएंगे, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। आप कौन सा टैक्स रिजीम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। इस ऑप्शन के लिए एक भाई ने कॉलम किया था, काफ़ी सारे मेरे साथ, मतलब उसने काफ़ी सारी उल्टी उल्टी बातें की, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला उसको। उसको मैंने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने बोला आप तो किसी का वीडियो देख के वीडियो बना के डाल दियो। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा मैंने नहीं किया। तो आर यू ऑप्टिंग, अब इसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। ये ऑप्शन क्यों दिया जाता है। ये एक टैक्स स्लैब का ऑप्शन होता है, और इसमें दो होते हैं, ओल्ड और एक न्यू टैक्स स्लैब। यहाँ पे आप देखिए, ये है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। अब इनमें अंतर क्या है। इनमें अंतर यही है, और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है वैसे तो, और आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट करके उसमें आप आगे जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो देखिए क्या था, अप टू 2.5 लाख उसमें नील था, ठीक है। इसके बाद में जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें भी 2.5 लाख तक नील टैक्स है। इसके बाद में 2,50,000 1 रुपये से 5 लाख रुपए तक आपको 5%, यानी कि 2.5 लाख के ऊपर आपको 5% देना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी सेम है, 2,50,000 1 रुपये से लेकर 5 लाख तक आपको उसके ऊपर जो भी इनकम है, जैसे 2.5 लाख के ऊपर 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद में जो ओल्ड में है वो 5,01,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक आपको 20% आपको देना पड़ेगा। मतलब जो 5% वाला ऊपर वाला 5% का मतलब 12,500 हो गए, प्लस 20% अब यानी कि 5 लाख रुपए, जो भी 5 लाख से ऊपर की जो इनकम है उसके ऊपर 20%, वो दोनों ऐड हो जाएगा। जबकि इसके अंदर क्या है, जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें है 5,01,000 से लेकर 7.5 लाख रुपए तक आपको 10% आपको देना पड़ेगा। मतलब जो 5 लाख से और 7 के बीच की, जो 7,50,000 की जो बीच की इनकम है उसके ऊपर आपको 10% देना पड़ेगा। और यहाँ पे है अबव 10 लाख, 10 लाख से ऊपर अगर है तो टेट है बिल्कुल 30% आपको देना पड़ेगा, प्लस जो ये बनता है 5% 2.5 लाख का और 20% इसका, तो ये लगभग 1,12,500 रुपये टोटल हो जाते हैं। इस तरह के ओल्ड टैक्स रिजीम था और ये न्यू टैक्स रिजीम है, ये एक स्लेब है। इसी के लिए वहां पर चूज करते हैं आप कौन सा का चुनाव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स है। यहाँ पे आप जाके अपना बैंक डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। जाएंगे वहाँ पर अपना अकाउंट नंबर ऐड करना है, कोई भी बैंक हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि आप एसबीआई का ऐड करें, किसी बैंक का अकाउंट नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं। आईएफएससी कोड आपको उसमें फिल करना है और उसको वेरीफाई करना है, और यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। जब आप एक से अधिक यहाँ पर अकाउंट शो करते हैं तो आप किसी एक अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हर अकाउंट, जिस भी अकाउंट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो वैलिडेटेड होना चाहिए। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, कन्फर्म पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम वाले कॉलम पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर आएंगे, स्किप द क्वेश्चन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद में इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे आपको एडिट करना है। एडिट करने के बाद में आपके सामने सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), अभी आपके पास 16 फॉर्म होना चाहिए। जो भी आपके डिपार्टमेंट जहाँ भी आप सर्विस करते हैं वो आपको एक 16 फॉर्म देता है, उसको आपको ओपन कर लेना। जैसा कि मैंने 16 फॉर्म ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मेरे को मेरी ग्रोस सैलरी को इसमें ऐड करना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर 9,74,236 रुपये मेरी ग्रोस बन रही है। इस ग्रोस को मैं यहाँ पे फिल कर लूँगा, 9,74,236 रुपये। ये फिल करने के बाद में मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ पे आप कंट्री, रीजन जो भी है आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे, एग्जेम्प्ट अलाउंस,
ये है जो अंडर सेक्शन 10 की जितनी भी एग्जेम्प्ट होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम करते हैं, तो कुछ अलाउंसेज ऐसे होते हैं जिन पे कुछ लिमिट और कुछ फुली एग्जेम्प्ट में होते हैं। उन सब के बारे में यहाँ पर आपको जो भी अलाउंस आपको मिलता है जो 16 फॉरम में है, अगर 16 फॉरम में नहीं भी है और आपको जानकारी है उस अलाउंस की, आप इसमें से उस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें काफ़ी सारी सेक्शन दी हुई हैं, उन सेक्शन को आपको सिलेक्ट करना है और उस अमाउंट को वहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो मैं कुछ जो मेन जो एग्जाम्शन वाले जो अलाउंसेज है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो 1013A है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। 1013A का देखो यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाएगा, जैसे ये है। अब यहाँ पे कौन कौन से अलाउंसेज हैं जो आप 1013A है ओनली हाउस रेंट अलाउंस, जो कि HRA जो रेंट पेड करते हैं, जो किराए के मकान में रहते हैं। इसकी एक कैलकुलेशन मेथड इसमें दे रखी है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, आपने कितना HRA रिसीव्ड किया है डिपार्टमेंट से, ठीक है। इसके बाद में 40% ऑफ सैलरी, जो आपकी सैलरी है उसका 40% सैलरी में इंक्लूड होगा आपकी बेसिक सैलरी प्लस DA, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक प्लस DA, उसका 40%, ओके। और अगर इफ हाउस जो मुंबई और कलकत्ता दिल्ली या मद्रास में रह रहे हैं उनका 50% है, ठीक है। इसके अलावा 40% ऑफ सैलरी। इसके बाद में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब इसका मतलब कितना, आपने कितना रेंट पेड किया है, आपने जिसको भी रेंट पेड किया है वो उसमें से लेस कितना करना है, 10% ऑफ सैलरी, बेसिक प्लस DA का 10%। तो इसके बाद में वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, तो वो वाला अमाउंट। अब इन तीनों में से जो अमाउंट कम है, ठीक है, उस अमाउंट को हम एग्जाम्शन में दिखा सकते हैं। यहाँ पे नीचे और भी लिखा है फुली टैक्सेबल इफ HRA इज रिसीव्ड, अगर कोई भी व्यक्ति है जो HRA रिसीव करता है एन एम्प्लॉय, लेकिन वो किस में रह रहा है, खुद के घर में अगर रह रहा है, तो उसको फुली टैक्सेबल है, उसको टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। इट इज मैंडेटरी ऑफ एम्प्लॉय टू रिपोर्ट पेन ऑफ द लैंडलॉर्ड टू द एम्प्लॉयर, अगर कोई कर्मचारी है किराए के मकान में रह रहा है, तो 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट अगर वो पेड कर रहा है, तो उसको पैन कार्ड नंबर वगैरह जो है वो उसको रखनी पड़ेंगी, और अगर डिटेल्स मांगी जाती है तो उनको वो सब देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में 1014 होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इस पे काफ़ी सारे भाई ने इतना मतलब बहसबाजी की ना, पूछो मत। अब 27,000 रुपये का अलाउंस मिलता है, मैं मानता हूँ, तो 27,000 फुल्ली एग्जाम्प्ट नहीं होते हैं। आप यहाँ पर क्लियर देखिए 1014 सेक्शन को सिलेक्ट करना है, वहाँ पर आपको 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मिलता है। एक बच्चे पे पूरे साल भर का 1200 रुपये एग्जाम्शन मिलती है आपको अलाउंस के तौर पे, 2 बच्चों पे आपको 2400 रुपये। फिर नेक्स्ट है 1014 हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। अब ये हॉस्टल का मिलता है तो उसमें 300 रुपये पर मंथ आप कैलकुलेशन कर लेंगे, 3600 रुपये पर ईयर एक बच्चे पे होता है। 2 बच्चे अगर आपके हॉस्टल में रह रहे हैं तो 7200 रुपये हो जाते हैं। इसके बाद में 1014 इसमें देखिए आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 3200 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में 1014 का एक और है ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट बिजनेस टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग, मतलब खुद के खर्चे पे जाता है, हिज ड्यूटी परफॉर्म्ड इन द कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ सच, मतलब ये सभी के लिए है, कोई ट्रेनिंग पर्पज से या किसी कोर्स के पर्पज से अगर जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो जितना भी मिला है उसका 70%, ठीक है। जितना एक्सपेंडिचर किया है उसने उसका 70%, या मैक्सिमम है 10,000 पर मंथ, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। इतना अमाउंट आप इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे 1014 और उसमें आप दिखा सकते हैं। उसके बाद में कॉन्वेंस अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एट ऑफ एन ऑफिस, ये एग्जाम टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर, जितना वे किया है वो सब उसमें एग्जाम्प्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये वाला अलाउंस है एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर ट्रांसफर, इस तरीके का आपको अगर मिलता है तो वो सब दिखा सकते हो आप। यहाँ पर भी इसमें भी क्लियर कट दिखा हुआ, मैंने 2 खोल रखे हैं, सारे इनकम टैक्स वालों के ही हैं, जो इसकी साइड से ही मैंने इसको ओपन कर रखे हैं ताकि बिल्कुल किसी प्रकार का डाउट ना रहे। मैं एक एक चीज़ें स्टेप वाइज आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर।
इसके बाद में डेली अलाउंस जिसको मिलता है वो वाला इसमें दिखा सकता है। हेल्पर असिस्टेंट अलाउंस है वो दिखा सकते हैं आप। यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिलता है जो कि 10,000 रुपये आपको मिलते हैं फोर्स मेंबर को, और सबको रैंक के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वो वाला अमाउंट फुली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे है रिसर्च अलाउंस ग्रांटेड फॉर इनकोरेजिंग द एकेडमिक रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल परस्यूट, ठीक है। इसमें भी आप दिखा सकते हो कि किसी प्रकार का रिसर्च वगैरह। तो कुछ आदमी बोल रहे थे, बोला कि फोर्स के बंदों के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेनिंग अलाउंस मिलता है काफ़ी सारों को, तो वो अलाउंस आप इसमें दिखा सकते हैं। काफ़ी बार इसकी चर्चा भी हुई है, न्यूज़ पे भी काफ़ी सारे आते हैं। तो जितना मिलता है उसको आप इस अमाउंट इस कॉलम में दिखा सकते हैं, जो कि ट्रेनिंग अलाउंस के नाम से मिलता है। जो जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं उनको ट्रेनिंग अलाउंस मिलता है, उसको अमाउंट इसमें आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में फॉरेन अलाउंस और फ्रीक्वेंटली पेड और अलाउड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय पोस्टेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो कि फॉरेन अलाउंस मिलता है जो इंडिया से बाहर की साइड रहते हैं, उनका फुली एग्जाम्प्ट है। अलाउंस टू जज ऑफ हाई कोर्ट, उसका फुली एग्जाम्प्ट है, ठीक है। इसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे जो कि हमारे काम का है, वो चीज़ों पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस हिल एरिया जिसको बोलते हैं, तो इसमें आपको 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्प्ट है, और 7,000 पर मंथ तक इसकी। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे एनी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ, तो ये वाला अलाउंस है क्लाइमेट के आधार पे मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कौन कौन से स्टेट हैं उनमें, उसमें 800 रुपये पर मंथ तक इसमें आपको एग्जामेशन मिल जाती है, ठीक है। और इसमें आप इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा ठीक से, कितनी हाइट तक, जो हाइट के अनुसार है उसके हिसाब से इसमें डिवाइड किया गया है, उस आधार पे आपको इसमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एक एनी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ बॉर्डर एरिया, जो बॉर्डर एरिया में जो ड्यूटियां कर रहे हैं वहां पर भी मिलता है 1,300 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो ये सब अलाउंसेज मैं लिस्ट इसमें डाल दूंगा, मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको हर चीज़ें बताने की इसमें कोशिश की है। तो वो सब अलाउंस आप सब में दिखा सकते हैं इसमें। जैसे अब दोबारा से सीए का आ चुका है, और ये हॉस्टल सब्सिडी का आ गया है। और इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एक कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया के नाम से एक अलाउंस मिलता है। इनके सामने सारे अमाउंट लिखे हुए हैं। एक है एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी का, पूरे देश भर में लागू है 3900 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में है ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये मिलता है जो कुछ डिसेबल हैं या हैंडीकैप हैं, उन सबको भी मिलता है 3200 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जामेशन मिलती है। एक ये अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है, जो किसी माइंस वगैरह फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, तो उनको भी उनके रिस्क के अनुसार 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको एग्जामेशन मिलती है। एक एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ हाई एल्टीट्यूड, ये वाला है हाइट के अनुसार डिवाइड किया गया है। जैसे कोई लेह लद्दाख श्रीनगर साइड में होगा, हिमाचल साइड में जो हाई मतलब ऊंचाई वाली जगह होती हैं, वहाँ पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है 9,000 से 15,000 फीट के बीच अगर ड्यूटियाँ कर रहा है, वहाँ पे डिप्लॉयड है, तो 1,060 रुपये, ये अधिकतर फोर्स के लिए ही है लागू। और फॉर अबाउट 15,000 से ऊपर की हाइट पे ड्यूटियाँ कर, तो उसको 1,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से है, ठीक है। एक है एनी स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ द आर्मड फोर्स, एक ये एक स्पेशल अलाउंस मिलता है जो आपको बताना चाहूँगा। जैसे किसी रिस्क वाली जगह कोई ड्यूटी कर रहे हैं हम, और उसके नाम से किसी प्रकार का अलाउंस हो सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम से अलाउंसेस होते हैं, पर आप उनको आपको देखना होगा कि कौन सा अलाउंस मेरे को ऐसा मिल रहा है। जैसे सीआरपीएफ होगी तो उसमें रिस्क अलाउंस के नाम से अलाउंस मिलता है। नक्सलाइट इलाके में भी रिस्क अलाउंस मिलता है, और कोई स्पेशल फोर्स है जैसे कोबरा है तो उसमें कोबरा अलाउंस के नाम से मिलता है। श्रीनगर साइड में मिलता है, तो उस अलाउंसेज के लिए आपको 4,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से पर मंथ आपको पूरे साल भर के 50,400 रुपये की एग्जामेशन मिल जाती है। एक है एनी स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स इन द नेचर ऑफ आइसलैंड अलाउंस। आइसलैंड अलाउंस के नाम से भी एक अलाउंस मिलता है, जो कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाले इलाके में कोई ड्यूटियाँ कर रहा है, तो उसको 3,250 रुपये के हिसाब से उसको एग्जामेशन मिलती हैं। तो दोस्तों इस
बेस पे मैंने आपको जितने भी अलाउंस थे सबके बारे में डिटेल से आपको बता दिया। शायद अब आपको दूसरी जगह खोजने की, गूगल पे कहीं ट्राई करने की जरूरत नहीं। और ये जो दोनों पीडीएफ थी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा ठीक से। अब चलते हैं 16 फोरम पे। अब जो मेरा 16 फोरम क्या बोल रहा है उसको बताते हैं। तो यहाँ पर मेरे 16 फोरम में 10,000 रुपये का जो ड्रेस अलाउंस है, जो कि मैंने आपको बताया था, तो ड्रेस अलाउंस का जो सेक्शन है उसको मैं चूज कर लेता हूँ। जो इसमें ड्रेस अलाउंस का सेक्शन है 1014(1) है, तो इसमें मैं 10,000 का अमाउंट डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में दोबारा 16 फोरम पे चलते हैं, और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये दिखाया है, और रिकवरी दिखाई इसमें 2484 रुपये। अब आप बोलेंगे कि रिकवरी का तो सर आपने कहीं बताया नहीं, तो रिकवरी के लिए मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार सेक्शन का तो बताया नहीं, जिक्र भी नहीं किया, तो आपको एनी अदर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डालना है रिकवरी, ऐसे लिख देना। अगर आपको कोई समझ में भी नहीं आए ना, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको एनी अदर सेलेक्ट करना, रिकवरी दिखाना, उसमें आपको लिख देना है कि इस फलाने अलाउंस के लिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब कितना अलाउंस था? 2484 रुपये। तो इसको मैं यहाँ पर 2484 रुपये यहाँ पर डाल देता हूँ। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको काफ़ी बारीकी से मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी लास्ट वीडियो मैं डाल रहा हूँ, और क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं है, तो सबने लगभग भर दिया है, हर किसी ने नहीं भरा है तो अपना डाउट क्लियर इस वीडियो से कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपने 16 फोरम में देखी होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन कहाँ डालने, भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन कहीं डालने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर ना, आप इसको एडिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसको आपको बाय डिफॉल्ट पर्सनल लोन के रिगार्डिंग काफ़ी सारे पूछते हैं, तो मैं इसका भी यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ये है यहाँ पे एड अदर एंड अदर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं है, कैंसिल करता हूँ। और ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या आपको क्लिक करना है। देखिए अब इसका मैं क्लियर करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में इतनी सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊंगा, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर देखिए कुछ बोलते हैं कि पर्सनल लोन के ऊपर आपको एग्जेम्पशन मिलती है क्या, पर्सनल लोन के इंटरेस्ट को हम दिखा सकते हैं क्या। देखिए दोस्त, पर्सनल लोन के ऊपर आपको किसी प्रकार के इंटरेस्ट पे कोई भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, और केवल होम लोन के ऊपर मिलती है। लेकिन फिर भी इनकम टैक्स का एक रूल बोलता है, जो आपको वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उसमें यार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा करूँगा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी पूंजी, कोई भी कैपिटल आपने उधार ली है, उधार ली है, उधार लेने का मतलब किसी भी आप व्यक्ति से ले सकते हो, किसी बैंक से ले सकते हो। बैंक से उधार तो हम पर्सनल लोन के रूप में ही लेते हैं लगभग। भाई अगर होम लोन नहीं मिलता है तो पर्सनल लोन तो उधार लेंगे। उस लोन का यूज, उस लोन का यूज अगर हम मकान के, किसी नया मकान बना रहे हैं या मकान की मरम्मत करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो उसके लिए अगर हम यूज करते हैं, तो उसके ऊपर आपको 2 लाख रुपए तक की, उसके पे जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं 2 लाख रुपए तक की आपको छूट मिल जाती है। वो वाला अमाउंट आप यहाँ पे दिखा सकते हो, बट आपके पास पूरे दस्तावेज होने चाहिए, क्योंकि आपको ये सब सबमिट करने पड़ सकते हैं। जब भी इनकम टैक्स को लगा कि डाउट लगा, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग लेगा, तो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि आपने अगर मकान बनाया है तो उसका मकान की फोटो हो सकती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या सामान लगा वो सब हो सकता है। आपने किसी ठेकेदार के थ्रू करवाया है तो उसके बिल हो सकते हैं, उसका पैन कार्ड हो सकता है, वो सब डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ये मेरा बताने का यहाँ पर फर्ज था। और इसके अलावा पर्सनल लोन के ऊपर किसी प्रकार का नहीं हो सकता, और यहाँ पे आप उस अमाउंट को शो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये 2 स्टेप आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं हम टोटल डिडक्शन पे। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और स्किप द क्वेश्चन पे आपको क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम एक एक सेक्शन को लेंगे। सबसे पहले इसमें बाय डिफॉल्ट जैसे एटीडी ले रखा है, तो इसको हम लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले शो ऑल डिडक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने एटीसी की एक सेक्शन नज़र आ रही होगी। इसमें हम कौन कौन सा अमाउंट दिखा सकते हैं, वो वाला इसमें हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं इनकम टैक्स की साइट पे ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए एटीसी का मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। एटीसी के अंदर हम कौन सा अमाउंट शो करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपकी एलआईसी होगी, प्रोविडेंट फंड हो गए, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर हो गया, ट्यूशन फीस हो गई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल इसमें दिखा सकते हैं लोन का, हाउसिंग लोन का, ठीक है, अदर वेरियस आइटम।
इसमें आपको जो मैक्सिमम जो आपको डिडक्शन मिलती है, जो छूट मिलती है, वो 1,50,000 रुपये की है। इंक्लूडिंग इसमें 2 सेक्शन और शामिल हैं, 80CCC एन्युटी प्लान ऑफ LIC या अदर इंश्योरेंस टुवर्ड पेंशन स्कीम, 80CCD1 पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब अमाउंट, ये तीनों सेक्शन मिला के आपको 1,50,000 रुपये तक की आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको ATC बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं जो मेरा अमाउंट बनता है उस अमाउंट को मैं दिखा देता हूँ। अब इसमें एक और आपको क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें फोर्स वाले जो बंदे हैं भाई, उनके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो 2004 के बाद के हैं, 2003 के बाद के हैं, 2003 से पहले पेंशन लागू थी, वो अपना यहाँ पर PF दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन उसके बाद वाले जो हैं, उनका जो अमाउंट कटता है 10%, उनका जो अमाउंट कटता है 10%, उस अमाउंट को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। आपका बेसिक प्लस DA का 10% आपका NPS में जमा होता है, उस अमाउंट को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब मैं 16 फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ। अब मेरे 16 फॉर्म में आप देखिए, GPF के नाम से 68,454 रुपये, ये DCPS के नाम से भी कटता है। जो सैलरी स्लिप होती है उसमें DCPS के नाम से शो करता है, ठीक है। GPF इसलिए दिया जो 2004-3 से पहले वाले जिनको पेंशन लागू है, OPS उनके लिए लागू है, तो वो वाला अमाउंट भी आप इसमें दिखा सकते हैं। तो अभी ATC के अंदर देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे अमाउंट हैं। जैसे इसमें अदर्स, ये मेरी LIC का अमाउंट है, अदर्स नहीं है सॉरी, LIC के सामने है। इन अमाउंट को मैं टोटल कर लेता हूँ और इस अमाउंट को मैं वहाँ पर ATC के अंदर शो करूँगा। तो इस अमाउंट का जो टोटल है वो कर लेते हैं, 68,454 प्लस 720 प्लस 39,188, तो ये लगभग 1,08,362 रुपये का अमाउंट है। इतना हो जाता है, तो मैं यहाँ पे इसमें डाल दूंगा 1,08,362 और यहाँ से इसको ऐड कर देना है। तो अभी मेरा ATC का काम क्लियर हो गया है। अब नीचे चलते हैं, दोबारा से हम चलते हैं शो ऑल डिडक्शन पे। अभी ATCC का मैंने उसी में बता दिया था आपको, ATCCD1 का भी उसी में बता दिया। तीनों मिला के एक ही सेक्शन बनती है। इसमें 1,50,000 रुपये तक की आपकी मैक्सिमम डिडक्शन होती है, छूट मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ATCCD1B। अब कई पूछते हैं कि ATCCD1B में हम कौन सा अमाउंट शो करें, तो भाई इसमें क्लियर लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। किसी प्रकार की पेंशन स्कीम होती है जो कि हम आज पैसे जमा करते हैं और हमारे बुढ़ापे में वो सहायता करेगी। पेंशन के रूप में आपको कुछ अमाउंट है फिक्स हो जाता है, पेंशन में मिलेगा, तो वो वाला अमाउंट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी डिडक्शन टुवर्ड पेमेंट मेड टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल। इसमें आप 50,000 रुपये तक की आपको डिडक्शन आप उसमें शो कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का अमाउंट है, इसको सिलेक्ट कीजिए, 50,000 रुपये तक की डिडक्शन दिखा सकते हैं अगर आप पेंशन स्कीम में जमा कर रहे हैं तो। नेक्स्ट आ जाती है ATCCD2। इसके अंदर कौन सा अमाउंट आता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप, ATCCD2 का मैंने सेक्शन को ओपन किया है। यहाँ पे देखिए, इफ द एम्प्लॉयर इज PSU, पब्लिक सेक्टर का अगर कोई एम्प्लॉयर है तो उसको 10% की, जितनी उसकी सैलरी है उसका 10% उसका डिपार्टमेंट, वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, वो उसका 10% उसके NPS अकाउंट में जमा करती है। तो वो वाला अमाउंट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने फोर्स के लिए, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए। इफ द एम्प्लॉयर इज सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, जो भी एम्प्लॉयर है गवर्नमेंट कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, केंद्रीय हो सकता है और राज्य हो सकता है, तो वो 14% ऑफ सैलरी, आपकी जो बेसिक प्लस DA है उसका 14%, उसका डिपार्टमेंट, आप मान सकते हैं गवर्नमेंट उसका डिपार्टमेंट है, उसके NPS अकाउंट में डिपॉजिट करता है। जो आपका न्यू पेंशन स्कीम है उसमें वो पैसा जमा हो जाता है। उसको प्राण कार्ड के नाम से बोलते हैं, प्राण कार्ड का नाम से परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ऐसा कुछ है। तो उस अकाउंट में आपके वो पैसे जमा होते हैं। जब आप रिटायर होंगे, जब आप सर्विस से रिटायरमेंट हो जाएंगे, उस टाइम आपको एक मुश्त वो पैसा मिल जाता है जिसमें NPS का अमाउंट। ये 14% अमाउंट है, इस अमाउंट को हमें यहाँ पे इस सेक्शन में शो करना है, ठीक है। इसको ऐड कर लेना है और यहाँ पे उस अमाउंट को डाल देना है। अब 16 फॉर्म में मैं देख लेता हूँ मेरा कितना अमाउंट है। तो देखिए यहाँ पर DCPS मैचिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 95,836 रुपये है।
तो यहाँ पे मैं उस अमाउंट को डालता हूँ 95,830 रुपये। यहाँ से आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करते हैं, दोबारा से दूसरी सेक्शन के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप ATDD। अब इसमें आप कौन कौन से अमाउंट शो कर सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ATDD क्लियरली लिखा हो यहाँ पे, डिडक्शन टुवर्ड पेमेंट में टुवर्ड मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिसेबल डिपेंडेंट पेड ऑब्लिक डिपॉजिट एनी अमाउंट अंडर रिलेवेंट अप्रूव्ड स्कीम। जो भी है डिसेबल व्यक्ति हैं, जो डिपेंडेंट भी हो सकता है, डिसेबल के नाम के ऊपर उन्होंने किसी प्रकार के ट्रीटमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है, उनके लिए 75,000 रुपये की डिडक्शन मिलती है। अवेलेबल फॉर ए पर्सन विद डिसेबिलिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब उन्होंने वे किए हैं, खर्चे किए हैं, उसके लिए उनको 75,000 रुपये तक की उनको डिडक्शन मिलती है। फिर नीचे एक और दिया है, द डिडक्शन इज 1,25,000 रुपये। ये उस पर्सन के लिए है जो 80% से ज़्यादा 80% से ज़्यादा अगर डिसेबल है, उसके लिए अगर उसके ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च हुआ है तो 1,25,000 तक का अमाउंट दिखा सकता है। और आप जब भी दिखाएं तो अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखिएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, तो ATDDB सेक्शन आती है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसीज। कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के लिए जो परमानेंट बीमारियां होती हैं, जिनका लाइलाज एक तरीके से अगर लग गई तो उसका कोई इलाज नहीं, उन बीमारियों के ऊपर इसमें दिखाया जाता है। तो ये दिखा सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डिडक्शन टुवर्ड पेमेंट मेड टुवर्ड ATDDB में 40,000 रुपये तक की आपको डिडक्शन मिलती है। और अगर सीनियर सिटीजन है तो वो उसके लिए वो 1,00,000 रुपये तक का अमाउंट उसमें दिखा सकते हैं, जो भी ट्रीटमेंट पे लगा हो। तो ये सेक्शन भी आपकी क्लियर हो गई है। इसके बाद में आप ATE के अंदर आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने अपर पढ़ाई के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए अगर आपने किसी प्रकार का लोन लिया है, तो उसमें टोटल अमाउंट पेड, जितना भी आपने अमाउंट पेड किया है, इंटरेस्ट पेड किया है, उसको आप इसमें दिखा सकते हैं बेझिझक। ATEE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो भाई ATEE जो होम लोन वगैरह ले रखे हैं वो है, इसमें आता है। और ये होम लोन की इसमें कुछ डेट मेंशन कर रखी है, जो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच अगर किसी ने लोन लिया है तो उसको इस वाले, सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये है ATEE 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 के बीच अगर किसी ने लोन लिया है तो उसको 50,000 रुपये की उसको छूट मिल जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन, जितना भी इंटरेस्ट उसने पेड किया उसमें 50,000 रुपये तक का अमाउंट इस सेक्शन में वो दिखा सकता है। ATEE ये आपकी क्लियर हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ATEEA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। अब ये सेक्शन किन व्यक्तियों पे लागू है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 एंड अब तक, अभी तक मतलब जिसने लोन लिया है इसके बीच जो 2022 एंड डिडक्शन शुड नेवर हैव बीन क्लेम्ड अस, ठीक है। तो उस बंदों के लिए, और जो फर्स्ट टाइम डिडक्शन अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल टुवर्ड इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर द लोन इज सैंक्शन बिटवीन, लोन है सैंक्शन होना चाहिए इसके बीच, इस डेट के बीच इसमें सैंक्शन होना चाहिए, उसके लिए 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट है, उसको इसमें डिडक्शन मिल जाती है। तो वो वाला सेक्शन सिलेक्ट करना आपको, इसमें 1.5 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट के ऊपर आप उसमें डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद में ATEEB ये सेक्शन है, तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जो भी व्हीकल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन चल गया है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आपको आपने लोन लिया है और आप, तो उसमें भी आपको 1.5 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाती है, इसको सिलेक्ट करना है और 1,50,000 रुपये तक की आपको मिल जाती है। ये ATG है, इसमें अगर आपने किसी प्रकार का डोनेशन वगैरह किया है तो वो ATGG है, रेंट पेड वाला कॉलम है, इसमें आपको एक ये फॉर्म भी इसमें सबमिट करना पड़ेगा, इसमें भी आपको 60,000 रुपये तक की आपको डिडक्शन मिल जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ डिडक्शन टुवर्ड डोनेशन, सॉरी नीचे वाले में है ATGG, यहाँ पर है डिडक्शन टुवर्ड रेंट पेड फॉर हाउस एंड एप्लीकेबल टू ओनली दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड
फॉर whom HRA is not part of salary, ठीक है। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेल बी अलाउड एज, इसमें जो कम अमाउंट होगा वो उनके लिए एप्लीकेबल है। रेंट पेड रिड्यूस्ड बाई 10% ऑफ टोटल इनकम, 5,000 पर मंथ और 25% ऑफ टोटल इनकम। तो इसमें वही है 10% ऑफ टोटल इनकम, जितनी भी आपकी बेसिक प्लस दिएगा 10%, ठीक है। और उसको किस में से कम करना है, जितना आपने रेंट पेड किया है। दूसरा है 5,000 पर मंथ, आपका 1 साल का 60,000 रुपये। फिर है 25% ऑफ टोटल इनकम, 25% आपका जो बेसिक और डी है उसका निकाल लीजिएगा। जिस इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होता है उस अमाउंट को आप इस सेक्शन में शो कर सकते हैं। तो आपकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। फिर है 80GGA, सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। ये वाला अगर आपने किसी प्रकार का डोनेशन किया है तो आप उस अमाउंट को भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये सब के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं करता ही नहीं। 80GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डोनेट किए हैं तो वो वाला अमाउंट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। यह है सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर, ये वाला अमाउंट आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। उसमें इंटरेस्ट का डिटेल्स होती है, उस अमाउंट का आप यहाँ पे दिखा दीजिए। 80U है और इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये 80U के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये है डिडक्शन फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पे विद डिसेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे 75,000 रुपये तक की आपको डिसेबल पर्सन है उसको 75,000 रुपये तक की एक मिल जाती है, और सेकेंड अगर 80% से ज़्यादा है तो उसको 1,25,000 रुपये। ये सेक्शन मिलती जुलती है, 80U प्लस एक ऊपर मैंने आपको और दिखाई थी, ये दोनों सेक्शन हैं मिलती जुलती हैं, ये वाली 80DD। तो इनमें से आप सिलेक्ट करके उस अमाउंट को आप शो कर सकते हैं। अब एक सेक्शन बच जाती है 80D, जो कि मैंने आपको बताया नहीं था। 80D को आपको एडिट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम से आपको एक कॉलम मिल जाता है, यहाँ पर आपको वो वाला अमाउंट दिखा देना है। जैसे 5,000 रुपये आपको पर ईयर बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप इसमें दिखा सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 5,000 रुपये आप खुद के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं, अपने परिवार पे खर्च कर सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम से, ठीक है। और इस अमाउंट को आप पक्का दिखाइएगा। इसके बाद में एक हेल्थ इंश्योरेंस का कॉलम आता है, इसमें आपने किसी प्रकार का अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या आपने अपने परिवार के सदस्यों पे ले रखा है तो उस वाले अमाउंट को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये 80D का मैंने कॉलम यहाँ पे खोल लिया है, फॉर सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ठीक है। 25,000 रुपये इसमें आपको मैक्सिमम रहता है अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो, और 50,000 रुपये उस तब लागू है जब आपका सीनियर सिटीजन है तब, ठीक है। 5,000 रुपये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंक्लूड इन अबव लिमिट, ठीक है। इसी में शामिल है सब अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 80 की जितनी सेक्शन थी सब मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब इसके बाद में जो मेरी टोटल डिडक्शन देख सकते हैं बिल्कुल 2,09,198 रुपये बनी है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब आ जाते हैं टैक्स पेड का कॉलम आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ एक फिगर डालना पड़ता है जो कि ग्रॉस टोटल इनकम से आपको लेना पड़ेगा। एक बार इसको दोबारा ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा अंडर द हेड सैलरी, अंडर द हेड सैलरी जो कि 9,11,752 रुपये है। इस अमाउंट को हमें आगे जाके इस फिगर को भरना पड़ेगा। तो इस अमाउंट को आपने देख लिया, इसके बाद में आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में टैक्स पेड वाले कॉलम पे आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको शो डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टिक मार्क करके आपको इसको यहाँ पे एडिट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ वो जो मैंने अमाउंट बताया था आपको 9,11,752 रुपये, उस अमाउंट को आपको यहाँ पर फाइल कर देना है, ठीक है। अब नीचे देखिए आप टोटल टैक्स डिडक्टेड बाय डिफॉल्ट मेरा ले रखा है, लेकिन फिर भी आपको चेक कर लेना है। आपका 16 फॉर्म सबसे पहले चेक करना है। तो आप 16 फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं 56,170 रुपये। यहाँ भी बिल्कुल क्लियर 56,169 रुपये है। अब इसमें ये मिसमैच हो रहा है, अगर मैं इसको भर भी दूंगा ना तो ये मेरा अटक जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए आपको सबसे अच्छी आपको बताता हूँ तरीका, आपको 26S को पक्का चेक करना है, वो वाला अमाउंट ही आपका डालना है इसमें।
तो यहाँ पे आप जाएंगे, चेक करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद में व्यू टैक्स क्रेडिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर HTML सिलेक्ट करना है, व्यू ऑब्लिक डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। अब आप नीचे देखेंगे यहाँ पे तो 56,169 रुपये का अमाउंट यहाँ पे है। ठीक है, इसी अमाउंट को आपको डालना है, ना कि अगर 16 फॉर्म से मिल नहीं रहा ना, ये क्या होता है कि जब पैसे डिपॉजिट तो राउंड फिगर में लेता है, तो 16 फॉर्म में भी राउंड फिगर में ले लेते हैं, जबकि आपको जब टैक्स रिफंड होगा तो आपको 56,170 का अमाउंट ही आएगा, लेकिन आप 26S में जो अमाउंट है ना उसी अमाउंट को आप यहाँ पे डालिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी वही अमाउंट डाला हुआ है। अगर आप यहाँ पर ब्लैंक रहता है तो आप इसको मैनुअली भी इसमें फिगर डाल सकते हैं। तो ये सब कॉलम क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद में हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब मेरा जो लास्ट कॉलम है वो बच जाता है टोटल टैक्स लायबिलिटीज वाला। तो इसमें ऐसा कोई अमाउंट मेरे को डालना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इसमें एक कॉलम है 10E। देखिए, अगर आपको किसी पिछले सालों का एरियर वगैरह मिलता है तो आपको एक 10E फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। 10E फॉर्म को फिलअप करते हैं, उसमें आपका एरियर दिखाया जाता है कि उसके ऊपर कितना टैक्स आपने पेड करना होगा, या आपकी कुछ एग्जाम्शन वगैरह मिल जाती हैं, तो वो वाला अमाउंट आप यहाँ पे दिखाएंगे उस टैक्स रिलीफ के लिए। उसमें आपको जितने अमाउंट पे छूट मिल रही है, जो भी आपको रिफंड बन रहा है 10E के अनुसार, तो उस वाले अमाउंट को आप यहाँ पे शो कीजिएगा। और आपको 10E फॉर्म बिल्कुल मेंशन करना पड़ेगा, उसमें उसको भरना पड़ेगा, उसको भी ई-वेरीफाई करना पड़ेगा, वो अमाउंट आप यहाँ पे शो करेंगे, तो आपको और ज़्यादा रिफंड का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है, नीचे आना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आ गया अमाउंट पेबल, कि मेरे को पे करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जाम्शन है वो कम दिखाई थी, इसलिए मेरे को करना पड़ रहा। प्लस मैं आपको सिखाने का एक तरीका बता रहा था, आपके में ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ, और ये तो अभी अगर मैं दोबारा से करूँगा तो रिवाइज का ऑप्शन मेरे को सिलेक्ट करना, लेकिन मैं रिवाइज का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया हूँ, इस कारण से मेरे को ये सब अमाउंट दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको पे लेटर करूँगा, लेकिन आपको प्रोसीड यहाँ पर एक अलग ऑप्शन आपको नजर आएगा, आप नेक्स्ट पे चले जाइएगा। ठीक है, इसके बाद में नीचे प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। एक आपको इसमें क्लियर बताता हूँ, अगर आपको भरना नहीं आता है, अगर आप किसी और से भराते हैं या सीए से भराते हैं, तो सीए को पक्का बोलिएगा सर बात ऐसे है, आप आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ टीआरपी ये डालिए, नेम ऑफ टीआरपी, और आपको मैं कितने पैसे आप मेरे से ले रहे हैं वो पैसा यहाँ पे डालिए, आपके लिए बचाव हो जाएगा। किसी प्रकार का नोटिस आएगा तो वो सीए जाने उस पे आएगा। ठीक है, ये पक्का करा लीजिएगा। अगर आप किसी और से जब पैसे पेड कर रहे हो तो सीए से भराओ ना, किसी बाहर से मत भराओ, किसी नैले देले से भराना ही नहीं है कभी। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स हैं आपकी, वो सब आपको नज़र आ जाएंगी। और जितने आपने फिगर डाले थे, जो अमाउंट फिल किया था, उसको आपको एक बार चेक कर लेना है, और इसको दोबारा से भी आप एडिट कर सकते हो यहाँ पर आने के बाद में भी। अब आप पूछेंगे रिफंड की राशि आपको यहाँ पे से होगी, मेरा तो कोई रिफंड बन ही नहीं रहा इसमें। ठीक है, मैं तो उल्टा टैक्स ही दे रहा हूँ। जो भी आपका अमाउंट होगा रिफंड का वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में स्क्रॉल डाउन करना है, और नीचे आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखाएगा, उसके बाद में उसको ई वेरीफाई करना है। तो वहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद में उसमें आपके एक ओटीपी आएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड से लिंक है, उस ओटीपी को आपको उसमें डालना है, तो आपका ई वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वो प्रोसेस हो जाएगी। अब एक और है कि पूछते हैं कि कितने दिन में आईटीआर आ जाएगा। भाई आईटीआर आप जब फाइल कर देते हो तो आपका जो पैन कार्ड जिस सर्किल से बना है, जहाँ का आपका असेसिंग अफसर बैठता है, जैसे मान लीजिए मैंने श्रीनगर से बनाया, तो मेरा श्रीनगर से पैन कार्ड बना है, तो मेरा जब भी आईटीआर प्रोसेस होता है या मेरे को किसी प्रकार ग्रीवेंस डालनी पड़ती है, तो श्रीनगर के एक असेसिंग अफसर होता है, जहाँ पर एक इनकम टैक्स का ऑफिस है, वहीं पर मेरे को ग्रीवेंस सबमिट करनी पड़ती है। उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी उस काम को रखता है,
वो सीधा सा मान लीजिए एक ऑफिस होता है, उसमें कितनी पेंडिंग डाक रखता है, कितना जल्दी काम कर सकता है, वो सब वो सेम है, सिविल में भी सेम है, फोर्स में भी सेम है, ठीक है। तो उसी आधार पे वो काम होता है। और जैसे प्रोसेस होता है, कोई ज़्यादा बिल्कुल एक्टिव रहते हैं वो जल्दी प्रोसेस कर देते हैं, तो उनका जल्दी आ जाता है। तो ये सब बिल्कुल तरीका था, पूरा तरीका मैं आपको समझा दिया हूँ। इस वीडियो के बाद में आपको किसी प्रकार की वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल से देखिए, पूरा देखिए, नेक्स्ट ईयर तक का भी ITR आप इसको देख के भर सकते हैं, किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। अगर किसी प्रकार को और वीडियो चाहिए तो मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए किसी को, ताकि और भी भाई हैं इसको देख के भर सकें। थैंक यू। जय हिंद।